Hello students, hope you all are fine. Today we are going to start our revision session each subject and of each chapter. इस वीडियो के अंदर हमने नोट्स दोबारा से लिखे हैं और अपडेटेड डाटा के साथ लिखे हैं। उम्मीद है आपको और अच्छा आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो कि होने वाले बहुत ही नजदीक हैं उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। देखिए, अब आपको इन नोट्स के साथ साथ इस वीडियो को तो देखना ही है, खैर उसके साथ साथ आपको चैप्टर की एक क्विक सी रीडिंग भी करनी है बुक में से। अगर आप वो कर लेते हैं और एक अच्छा सा सैंपल पेपर कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसको जरूर कीजिए। और जो रिसेंट हो 2020 का ही मतलब लास्ट का प्रिंटेड हो, ताकि 2021 के सिलेबस को कवर अप करता हो। हमारा ये मानना है कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को या इस जो अब रिवीजन सेशन चलेगा उसको देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया ही सेशन है लगभग। और इसमें पढ़ाने का भी तरीका हमने चेंज किया है, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के सजेशंस थे तो उन्हीं पे ही काम किया है। सो लेट अस स्टार्ट। सो आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट पीपल सीक्स डिफरेंट थिंग्स, each one of them has different priorities and they have different goals for development. हम सब लोगों में की अलग अलग आशाएं होती हैं, अलग अलग अपेक्षा होती हैं लाइफ से। जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो। हर व्यक्ति का डेवलपमेंट भी अलग है, हर व्यक्ति के गोल्स भी अलग है और हर व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग भी अलग है इस सोसाइटी के अंदर। यह हमारा जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास होता कैसे है, वो सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल। कहने का मतलब हर व्यक्ति के लाइफ के गोल्स अलग है, विच आर ऑफन कन्फ्लिक्टिंग। कई बार क्या होता है, जो एक व्यक्ति का विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए दिक्कत भरा भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा है। अ गर्ल एक्सपेक्ट इक्वल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। एक लड़की चाहती है कि भाई उसे भी वही अधिकार मिले जो उसके भाई को मिलते हैं, पर कई बार क्या होता है कि उसके भाई को ये चीज पसंद में नहीं आएगी कि उसको क्यों इतने अधिकार प्राप्त हैं। तो अब उस लड़की का डेवलपमेंट तो तब होगा ना जब उसको वो अधिकार प्राप्त होंगे जो वो चाह रही है, पर उसके भाई के लिए वो ही डेवलपमेंट कन्फ्लिक्टिंग हो गया कि इसको क्यों मिल रहे हैं। कहने का मतलब सोसाइटी में आप देख सकते हैं एक ग्रुप चाह रहा है कि उसको ये चीज मिले और उसको वो मिल जा रही है, पर दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि इसको ये क्यों मिली, इसको ये नहीं मिलनी चाहिए थी, इसकी वजह से हमारा ये नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। कई बार आप कुछ चीज मांग रहे हैं पर आपके ब्रदर ने मना कर दिया कि नहीं मिलेगी। क्यों? अब आपका डेवलपमेंट तो उस चीज को पाकर होता, पर उन्होंने मना कर दिया। So if we can conclude that different person can have different development goals, हर व्यक्ति के विकास के गोल्स अलग अलग होते हैं। What may be development for one may not be development for the other. जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो और शायद उसके लिए दिक्कत भरा भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है वो मीट खाना चाहता है और वो खा रहा है बैठकर, पर सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो नॉन वेज नहीं है, जो वेज खाता है सिर्फ। अब इस व्यक्ति का डेवलपमेंट तो नॉन वेज खाकर हो रहा है, पर सामने वाले व्यक्ति को कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है उसी के लिए वही। इनकम एंड अदर ग्रुप्स। पीपल प्रिफेयर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट। लोग रोजाना मर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। हाउएवर दिस इज नॉट द ओनली कॉम्पोनेंट दे वांट। पर पैसे से अलग भी उन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, समाज में उन्हें बराबर का दर्जा प्रदान हो, आजादी मिले। जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दोनों आजादी दी गई है ना, उस तरह की आजादी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिले समाज के हर वर्ग को, सिक्योरिटी मिले, फिजिकल सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, पीस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट एंड सो ऑन। इसी तरह की बहुत सारी जरूरतें एक व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन। अब जीवन किस चीज पे निर्भर करता है? देखो, एक व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जितना अच्छा कमाता होगा, उसका जीवन और जितना वो अपने आप से सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, उतना ही वो व्यक्ति क्या होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन नॉन मटेरियल थिंग्स टू।
देखो मटेरियल थिंग्स तो ठीक है, फोन है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर उससे भी बड़ी चीज क्या होती है? इंटरनल सेटिस्फेक्शन, स्टेटस, रेस्पेक्ट, दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बीइंग फॉर अ हैप्पी लाइफ, टू लिव अ हैप्पी लाइफ, दिस इज रिक्वायर्ड थिंग, like self respect, recognition in society, etc. These are the very essential point for a better quality of life. Hence डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास, और वो कब होगा? जब अच्छी नौकरी मिलेगी, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट कब होता है? नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, एक देश की वो क्षमता जिससे वो अपने देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर कर सके, उसी को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा इनकम। अब लोगों का जीवन जीने का स्तर किस चीज पे निर्भर होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है कि एक व्यक्ति जीवन जीने का स्तर क्या है, तो वो किस चीज पे डिपेंड होता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम याद रखिएगा कैसे कैलकुलेट होती है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब ये नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय सिटीजन्स ऑफ अ नेशन, आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड ऑफ इट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश के अंदर जितना माल बना एक साल के अंदर, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस पे मेजर होता है ये। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी। लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हेल्थ सिस्टम कैसा? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल का होने से पहले, उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। मैटरनिटी रेट क्या होता है? जो मदर्स बच्चों को जन्म देते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये 1 लाख पे निकलता है, याद रखिएगा। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 1000 पे निकलता है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, हम कैसे दुनिया भर के देशों को कंपेयर कर सकते हैं या अपने ही राज्यों को कंपेयर कर सकते हैं? देखो राज्यों को कंपेयर करना होगा तो कैसे कंपेयर करेंगे? कि इनकम के बेस पे, कि वो राज्य अमीर है, जैसे केरला अमीर है, उसके कंपैरिजन में ओडिशा और बिहार गरीब है। केरला में ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट ज्यादा है, हरियाणा में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में कम है। सेक्स रेशियो केरला में ज्यादा है और हमारे यहाँ हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में कम है। तो इस तरह से हम, या और इसी बेस पे हम पर कैपिटा इनकम पे भी, कि केरला के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा हाई है और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की कम है। तो इस तरह से हम देश का भी कंपैरिजन कर सकते हैं और राज्यों का भी। कंट्रीज विद हायर पर कैपिटा इनकम आर मोर डेवलप्ड, जिन देशों में लोगों की कमाई पर व्यक्ति कमाई बहुत ज्यादा होती है, वो देश क्या कहलाते हैं? बहुत डेवलप्ड कहलाते हैं। देन दोज विद लेस पर कैपिटा इनकम, उन देशों के मुकाबले जिन देशों में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एवरेज इनकम इज द इनकम पर हेड ऑफ इंडिविजुअल, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हम नेशनल इनकम को, देश की राष्ट्रीय आय को, याद रखिएगा नेशनल इनकम देश के अंदर पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती थी, पर अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को जोड़कर एक संस्था बना दी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर अपने आंसर में लिखेंगे नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय, तो सीएसओ नहीं लिखेंगे, एनएसओ लिखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। और याद रखिएगा भारत में पहली बार नेशनल इनकम 1868 में दादा भाई नारोजी ने मापी थी, ठीक है, और उन्होंने कितनी कहा था? 20 रुपए। और 1948 में वीकेआरवी राव ने मापी थी, उन्होंने कहा था 225 रुपए 1948 में। आप इसको जरूर याद रखिएगा, इस डाटा को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंट्रीज विच हैव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, अब देखो 2 कंसेप्ट हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो जब होती है जब देश के अंदर रोड, कम्युनिकेशन, फैक्ट्रीज ये सब लगते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है? जब देश के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, ये सब आ जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो जिन देशों में फैक्ट्रियां ज्यादा तेजी से लग रही हैं या रोड, कम्युनिकेशन के साधन ज्यादा अच्छे हैं, वो देश ज्यादा डेवलप्ड होंगे किन देशों के मुकाबले? जिन देशों में ये इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। ये तो सीधी सी बात है। और उन देश के लोगों का, जिन देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा होगा। जैसे अमेरिका। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? मतलब
बच्चे पैदा हुए, 1 साल का होने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। भारत में 1947 में ये डाटा 218 बच्चों की मौत हो जाती थी। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से 218 बच्चों की मौत हो जाती थी 1 साल का होने से पहले। 2021 में ये डाटा 28 पे है। यानी हमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया हेल्थ सेक्टर में, पर अभी भी हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लिटरेसी रेट क्या होता है? मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द 7 एंड अबव एज, मतलब 7 साल या उससे ऊपर के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 1947 में इंडिया में सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे थे, 88% लोग इंडिया में अनपढ़ थे। और एक डाटा और हमें याद आ रहा है, फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी थी? सिर्फ 7% 1947 में। ठीक है, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी थी? 7%। और अगर मेल की बात की जाए तो 16% मेल पढ़े लिखे थे। ये डाटा भी हमें याद आ रहा है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल डाटा फॉर योर एग्जाम। देखिए, आप डाटा लिखेंगे तो टीचर आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा। क्यों? वो समझ जाएगा कि बच्चे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में पढ़ा है। और 2020 में डाटा कितना है? 77.7% हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है। अब देखो, एक बात है सोचने वाली, जिस देश की 22.3% पॉपुलेशन इलिटरेट है, वो देश, मतलब 22.3% को अब 2020 की पॉपुलेशन के हिसाब से निकाल लो तो ऑन एन एवरेज 30 करोड़ लोग हम मान लेते हैं। जिस देश में 30 करोड़ लोग इलिटरेट हैं, वो देश तरक्की कैसे करेगा? ये अपने आप में एक चैलेंज है। दुनिया भर के कई देशों की मिला के पॉपुलेशन 30 करोड़ नहीं बनती, और हमारे यहाँ 30 करोड़ लोग तो इलिटरेट हैं। देखो, और जो 77% लिटरेट हैं उनमें सबके पास जॉब नहीं है। ये भी एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि बेरोजगारी भी है। और जो पॉपुलेशन अपने साथ, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा उतनी ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो अब 30 करोड़ लोग जो इलिटरेट है, उनका विकास कैसे किया जाए? ये अपने आप में भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या या चैलेंज बना हुआ है। और ये दुनिया भर के सभी देशों में, आमतौर पर डेवलपिंग देशों में तो खासकर, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इस तरह के जो देश हैं। मिडिल ईस्ट में भी आप चले जाइए, वहां के अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के देशों में भी आपको बेरोजगारी दिखाई दे जाएगी और इलिटरेसी भी दिखाई दे जाएगी। नेट अटेंडेंस रेशो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 10 साल के बच्चे स्कूल जो जाते हैं, दैट अटेंड स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मान लो 6 से 10 साल के जितने बच्चे हैं, उनमें से कितने परसेंट बच्चे स्कूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशो। अब कहीं पे डाटा वेरी करता है, कहीं पे कहते हैं कि 14 से 15 साल, और पर हमने नेट पे भी सर्च किया और बुक में भी देखा है, एक दो बुक्स जो हमारे पास हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की, तो उसमें भी 6 to 10 ईयर्स ही दिया गया है। बाकी आप भी एक बार इस डाटा को वेरीफाई कर लीजिएगा। लेट अस सी फर्दर डेफिनेशन पब्लिक फैसिलिटीज। अब देखो, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है? हम लोग हैं, जैसे क्या हम इतना कमा लेते हैं कि हम अपने लिए रोड बना ले चलने के लिए? या मान लो मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं अपने लिए ट्रेन बना लूं, खुद की ट्रेन खरीद लूं? नहीं ना। तो मुझे पब्लिक फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन करेगा मेरे लिए? सरकार। क्योंकि एक व्यक्ति अपने लिए सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकता, इसलिए उसको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। और जहां पे उसको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, वही पब्लिक फैसिलिटी, यानी सरकार के द्वारा दी गई फैसिलिटीज जनता को, ताकि उनका जीवन अच्छा और आसान हो जाए, उसी को ही क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटी। सो लेट अस सी फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड अ पब्लिक फैसिलिटी, जैसे कि जो सरकार के द्वारा दी जाती है, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। अब ये तो है नहीं कि मेरे को बिजली चाहिए तो मैं पहले बिजली का प्लांट लगाऊंगा, डैम बनाऊंगा, अपने लिए खुद बिजली बनाऊंगा। मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे पास उतना धन नहीं है। तो ये चीज मेरे लिए कौन करेगा मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए? सरकार। और सरकार आप देख ही सकते हैं, हर साल यूनियन बजट पेश करती है। किस लिए? ताकि पब्लिक फैसिलिटीज जनता को दे सके। इंडिविजुअल नीड पब्लिक फैसिलिटीज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। हम स्वयं हर चीज को नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, अपने लिए। वी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हम अपने लिए नहीं खरीद सकते पैसे से। तो ये हमें कौन प्रोवाइड कराता है? दैट इज गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। पब्लिक फैसिलिटीज आल्सो इंक्लूड
पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद रखिएगा, कोटा, जिसके जरिए गेहूं, चावल या और नेसेसरी जो बेसिक नीड्स के लिए, सर्वाइवल की जरूरत के लिए चीजें चाहिए होती हैं, जो सरकार सब्सिडाइज रेट पर देती है। किनको? बिलो दी पुअर्टी लाइन फैमिलीज को, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को, जिसको आपने देखा भी होगा, सफेद कार्ड और गुलाबी कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना, वो देख लीजिएगा आप एक बार नेट पर। Public facilities are also include PDS system for those who are not able to purchase food grain at market price. Government provide them at subsidized rate. Subsidized rate पे सरकार देती है, जैसे 2 रुपए किलो गेहूं है और 3 रुपए किलो चावल, ऐसा ही रेट है, आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ, लगभग इसी तरह का रेट है, या 1.5 रुपए किलो चावल होगा, मतलब इतना ही है, 2 और 3 के बीच में ही है। अब देखो कितनी ज्यादा सब्सिडी दे रही है सरकार। एसेंशियल आइटम्स एट चीप रेट सरकार प्रोवाइड करती है, ताकि, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये सोशल वेलफेयर में आता है, और सोशल वेलफेयर करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, लेट अस सी, refers to the development of human being with at same time sustaining the ability of natural resource। कहने का मतलब है संसाधनों का इस तरह उपयोग करना ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच सके, उसी को ही क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इस तरह करना, इस तरह प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना कि आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजों को बचाया जा सके और उनकी जरूरतें भी पूरी करी जा सके। अब जैसे आप देख लो, सरकार बायो रिजर्व बनाती है, नेशनल पार्क्स बनाती है, ताकि उन जंगलों को बचाया जा सके आने वाली जनरेशंस के लिए। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश, मतलब जो दोबारा बन सकते हैं, ठीक है। इफ वी यूज मोर देन, और अगर हम उससे ज्यादा यूज करेंगे, मान लो हमने पानी तो 1 लीटर वेस्ट कर दिया और वो रिप्लेनिश हो रहा है सिर्फ आधा लीटर, तो प्रकृति पे क्या होगा? ऐसे दबाव पड़ेगा। मैं आपको एक डाटा बताता हूं, दुनिया में पीने का पानी सिर्फ 4% अवेलेबल है, और इस 4% का 1.5%, अब आप ये मत सोचिएगा कि 4 में से 1.5%, नहीं, इस 4% का 1.5% वाटर पीने का इंडिया में है। और फिर यहाँ पे देखो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वेस्टेज ऑफ वाटर है, तो फिर हम कैसे फ्यूचर जनरेशन को साफ पानी दे पाएंगे पीने का? इसीलिए आप दिल्ली जैसे शहरों में देखिए कितना खारा पानी है वहां का, बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि इरिगेशन के लिए हम ग्राउंड वाटर लेवल का यूज करता है आमतौर पर किसान, तो वो जमीन के पानी का स्तर गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों को हमें बचाना है और उनका सही से उपयोग करना है। फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू मिनिमाइज अवर नीड्स। अब देखो, जब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात आती है तो अपनी जरूरतों को तो कम करना पड़ेगा। जरूरतों को कम कैसे? इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लो हमारे घर में एक बेड अवेलेबल है लकड़ी का, और सोने वाले भी 1-2 जने हैं और वो उस पर आराम से सो सकते हैं, पर फिर हम खामखई में दूसरा बेड क्यों ला के रख रहे हैं वहां पे, जब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अब वो दूसरा बेड कब आएगा? जब वो पेड़ कटेगा तभी तो वो बनेगा ना लकड़ी से। तो कहने का मतलब है, जितना हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही प्रकृति के ऊपर दबाव डालें, उससे ज्यादा ना डालें अपने लालच के लिए। जैसे मान लो घर में एक टेबल अवेलेबल है जिसमें हम बैठ के पढ़ सकते हैं, पर हम शौक के लिए दूसरा टेबल भी ला रहे हैं। अब वो दूसरा टेबल आ तो जाएगा, पर उस दूसरे टेबल को बनाने के लिए प्रकृति पे दबाव पड़ा है, प्रकृति का पेड़ कटा है कोई ना कोई, तभी तो वो बना होगा। तो यहाँ पे हमें सोचना है एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हमें प्रकृति के रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है और अपनी नीड्स को मिनिमम करना है, ताकि प्रकृति के ऊपर दबाव ना बढ़े। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि इट इज यूज टू इंडिकेट वेदर द पर्सन इज ओवरवेट और अंडरवेट। बीएमआई कैसे निकलता है? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? जो एक व्यक्ति पैदा हुआ वो कितने साल जिएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा बताता हूं। जब 1947 में हम आजाद हुए थे, उस टाइम ये डाटा 44 ईयर्स था, कि एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 44 ईयर्स जीता है, और आज ये डाटा 2020 में 68.9 है। अब बढ़ गया होगा तो 2021 में, पर पिछले साल ही 68.9 था, हमने पढ़ा था। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति पैदा हुआ है, अपने जन्म से लेके मृत्यु तक वो कितने साल जिएगा, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 3 तरीके से मापा जाता है।
कि जीरो से प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन। प्राइमरी लेवल क्या होता है, जीरो से 5वीं क्लास तक के कितने बच्चे हैं, मतलब कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। सेकेंडरी लेवल में 5 से 12वीं तक के कितने रजिस्टर्ड हैं। और हायर एजुकेशन बियॉन्ड दी सेकेंडरी लेवल, कहने का मतलब 12वीं से आगे के बीए, ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल, उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस एज क्विकली एज ह्यूमन, मतलब जिन्हें हम रिसाइकल कर सकें या जो प्रकृति के द्वारा, जैसे सनलाइट, सनलाइट इज द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, या फिर हवा, ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जो एक बार यूज किए और खत्म, दैट आर जैसे फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, दीज आर दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए आपके लिए दोबारा से रिवीजन नोट्स लाए हैं, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट आपसे भी चाहेंगे कि हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को, मतलब कि अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनको कहिएगा सब्सक्राइब करें, और आप भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं दोबारा से, हालांकि 2 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में ही, और उनसे भी अलग 1-2 प्रैक्टिस सेट लाने का हमारा और प्लान है, ताकि बच्चों के लिए हम बोर्ड एग्जाम से पहले और अच्छे से कर सके। अच्छा, एक बार मैं आपको और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूं, आप उन्हें भी जरूर कीजिएगा, हालांकि ठीक है, जरूर देखिएगा आप, इन आंसर्स को जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है इन क्वेश्चन आंसर के जरिए। देख लीजिए आप एक बार, इन्हें भी आपकी बुक्स में अवेलेबल है। खैर ये तो जो भी आपके पास एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स का, उसमें ये दे रखा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और अब टाइम समय बहुत कम है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आ चुके हैं। और अपना किसी भी तरीके का आपका चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।